तो एक आर्ग्यूमेंट है रिलीजन वर्सेस साइंस का, या रिलीजन वर्सेस जो है प्रोग्रेस। यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग में सवाल करना चाहता हूं कि जावेद अख्तर साहब के जो टोटल ओवरऑल उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए, उनमें और हमारे में क्या कॉमन एरियाज हैं? सही, एक कॉमन एरिया तो ये है कि वो बहुत अच्छा समझते हैं सवाल करने को। ठीक है, वो कहते हैं कि सवाल करो। वो जाहिलियत के जो पर्दे आप लोगों ने अपने जो है चेहरे पे लगाए उसको निकालो, ये सारी बातें ना। तो हमारा कॉमन ग्राउंड तकरीबन यही है। हम उनको यही समझाने की कोशिश करें, पता नहीं वो उनके कान तक बात क्यों जा नहीं रही थी। मुफ्ती साहब ने भी कई बार कहा कि भाई हम सवाल से नहीं रोकते, हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं। एक पॉइंट ये हो गया कि हम लोग में और मुफ्ती जावेद अख्तर साहब में कॉमन पॉइंट ये है कि हम सवाल करने को बुरा नहीं मानते हैं। दूसरा ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी सवाल करने से प्रोग्रेस करती है, ग्रो करती है, हम इस बात को भी बुरा नहीं मानते। ये भी हमारा कॉमन एरिया है कि भाई हाँ, साइंस में सवाल होना चाहिए, लोगों को सवाल करना चाहिए, सवाल करने से ही इल्म ग्रो होता है। और टेक्नोलॉजी आती है, और अगर सवाल नहीं करते तो टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं होती। ये भी हमारा कॉमन पॉइंट है। इल्म और टेक्नोलॉजी को ग्रो होना चाहिए, ये भी हमारा कॉमन पॉइंट है। इंसान को आराम से रहना चाहिए, ये भी हमारा कॉमन पॉइंट है। जस्टिस होनी चाहिए, ये भी हमारा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ये भी हमारा कॉमन पॉइंट है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो बहुत सारे हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं, चाहे जावेद अख्तर साहब जैसे ही कोई शख्स हो, लेकिन हमारे कॉमन ग्राउंड्स अभी भी उनसे बहुत सारे मौजूद हैं। तो यही पॉइंट कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस रिलीजन, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक बहुत ही फसूरदा, जिसे कहा जाता है, जिसे जंग खाया हुआ, कई आउटडेटेड है, कई 200 साल पहले शायद रौनक थी इस नज़रिए की शायद, लेकिन अभी तो शायद कोई पढ़ा लिखा इंसान इसको शायद ना मानता हो। हम लोग एक और यहाँ पर डिस्कशन पे जाते हैं कि ये जो एथीस्ट होते हैं, एक तो पहली चीज़ मुझे मेरे लिए बहुत ताज्जुब है कि मैं रात को रिसर्च कर रहा था, थोड़ा पढ़ रहा था, तो जो किताब का और जो ऑथर का ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं एथीस्ट नहीं हूँ। तो एग्नोस्टिक वो होता है जो कहता है मुझे पता नहीं है खुदा है कि नहीं है, मेरे लिए साबित नहीं है। और जावेद अख्तर साहब उन्हीं की किताब पढ़ के बार बार ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूं खुदा नहीं है। तो दो चीज में फर्क हो गया, एक ही आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, एक ही आप क्लेम करते हैं कि मैं ये क्लेम करता हूं कि खुदा नहीं है। अब जब आपने कहा कि क्लेम किया है कि खुदा नहीं है, तो आप साबित करो। तो आपको, आपका क्लेम है तो आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे नहीं, मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। और मैं एक मिसाल देता हूं कि किसी ने वो कंदली लिया और पूरी हाँ, तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी बर्डन ऑफ प्रूफ, ये वन ऑफ द टर्मिनोलॉजीज है जो शायद बर्डन ऑफ प्रूफ नाम की एक टर्मिनोलॉजी, जिसको हम लोग तो जो एक्सप्लेन करें। आपने अब कर दिया, अब मैं सिर्फ उसकी तरफ, उसी एक्सप्लेनेशन की तरफ इशारा, कि अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसको साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है जो क्लेम कर रहा है। इसे कहते हैं बर्डन इज प्रूफ इज अपॉन दैट पर्सन। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दैट पर्सन हु इज मेकिंग दैट क्लेम। सो ये दोनों क्लेम है। एक क्लेम ये है कि गॉड एग्जिस्ट, ये भी क्लेम है, और एक क्लेम ये गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड इज आई डोंट नो। If you say this, you're not making any claim. You can just sit and say, okay, prove, I'll look at your argument. Yes, and I'll try to refute your argument. There is no problem. But you're not saying that. आप ये नहीं बोल रहे कि मैं agnostic हूँ। जी, ये जावेद अख्तर साहब तो कन्विंस्ड है कि गॉड नहीं है, सारे दीन खुराफात है, और कुछ साल में ये इनको नाबूद होना ही है। यानी वो कन्विंस्ड है, उनका क्लेम है। एंड ही थिंक्स कि ये क्लेम की एविडेंस की भी जरूरत नहीं है, ये 2+2 4 है विदाउट एविडेंस, और हमें कहते हैं स्टूपिड। हाँ, जबकि हम एविडेंस लेके आ रहे हैं। हाँ, और ये यहाँ पर ये आपकी बात जो थी कि खुद उनका आर्ग्यूमेंट जो है एविडेंस वाला, कि उनके सामने जब यूनिवर्सिटी की रिसर्च पेश की गई तो उन्होंने क्या किया, भाई ये भी मेरे लिए बहुत यानी बहुत क्या दुख भरा था, क्या कहे, बहुत मुझे सैडनिंग था, क्या कहे उसे। देखिए, उन्होंने क्लेम तो कर दिया कन्विक्शन के साथ कि मेरी उम्र में नहीं तो उसके कुछ साल बाद दीन खुदा की बात सब कुछ दुनिया से खत्म होने वाली है, ये आप समझ ले। सामने से उसने कहा भाई इसी चीज के बारे में डेटा जमा किया गया है जो इसको रिफ्यूट कर रहा है, एविडेंस। तो ये कह रहे भाई उनके पास मुस्तकबिल का डेटा थोड़ी ना, उनके पास तो अभी का डेटा है। तो भाई साइंस क्या है? साइंस में हम लोग फ्यूचर में जाके थोड़ी ना ग्रेविटी चेक करते और फिर टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हम लोग अभी का डेटा लेते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि यही ग्रेविटी इसी फार्मूला से
बाकी चीज़ों में भी होगी, तब जाके सैटेलाइट बनेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। जी। तो ये खुद साइंस वाले हैं, ये खुद कहते हैं कि साइंस के बगैर तो कुछ नहीं। जब खुद के क्लेम को साबित करने की बात आई तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। हाँ। खूब, अब उनके लिए सवाल है कि ठीक है, मुस्तकबिल का डेटा नहीं, अभी का यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, फॉर्च्यून टेलिंग में चले गए ये। तो ये कह रहे मैं एग्जिस्टिंग डेटा के जरिए से जो फ्यूचर समझ में आ रहा है इसको कबूल नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो, बगैर डेटा के ये होने वाला है। खूब, फॉर्च्यून टेलिंग को तो इस्लाम कबूल ही नहीं करता। कोई दीन, यानी जो रैशनल दीन है, वो तो कहेगा भाई ये है वो डॉगमा, ये है वो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जिससे हम लोग भागना चाह रहे, ताकि आप गॉड के पास आओ, शरीयत पे अमल करो, कमाल तक पहुंचो। तो यानी हम ये कह रहे हैं डॉगमा, अभी एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि डॉगमेटिक अप्रोच। ये डॉगमा क्या है, इसको भी एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी भी आपने भी इस्तेमाल की। इसको उन्होंने, मुफ्ती साहब ने भी यूज़ किया, अच्छा यूज़ किया। हाँ। देखिए, ये मुबारकबाद उन्हें देनी होगी, वो एकेडमिकली बहुत ही प्रिपेयर्ड थे। एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, फिलॉसफी / ऑन्टोलॉजी, मॉरल फिलॉसफी, दाद देनी पड़ेगी। हाँ। उन्होंने भी मतला किया, एक ही जुमला बोल के निकल गए। ये डॉगमा एक्चुअली वही है जो वो हम पर थोपना चाह रहे हैं फेथ के नाम से। डॉगमा ये होता है कि आप यकीन तक पहुंच जाते हैं एक रियलिटी के बारे में विदाउट एनी एविडेंस, एनी जस्टिफिकेशन। ये होता है डॉगमा। अब डॉगमा एक्चुअली वो फेथ जब जावेद अख्तर कह रहे थे, एक्चुअली वो डॉगमा है, लेकिन वो कह रहे थे आप लोग हमसे डॉगमा डिमांड करते हैं फेथ के नाम से। भाई, जो दीन डिमांड करता है, दीन से जाके पूछो ना वो क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, देखिए, अगर किसी को डॉगमा देखना है, डॉगमा का पुतला, तो यही जो उनकी फॉर्च्यून टेलिंग थी, इससे बेहतर क्या डॉगमा हो सकता है? सामने वाला एविडेंस ला रहा है, साइंटिफिक एविडेंस। ऑक्सफोर्ड में थोड़ी ना नॉन साइंटिफिक चीज़ें होगी, वो तो आपका नमाज है, एम्पिरिकल मेथड है, स्टैटिस्टिक्स लो और प्रेडिक्ट करो। दुनिया इसी पे चल रही है, मटेरियल वर्ल्ड में ये अच्छी मेथड है। आपने आगे कहा ये तो मुस्तकबिल का डेटा नहीं है, ये डेटा से इससे क्या होगा, ये होने ही वाला है। तो अगर डॉगमा को आपको बात करता हुआ देखना है तो जावेद क्या मिसाल हो सकती है? एक्चुअली यहाँ पर एक और स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था, प्यू रिसर्च जो एक मोतबर साइट है, अमेरिका में जब सर्वे किया गया कि कितने लोग जो है वो खुदा पे मानते हैं या खुदा को मानते हैं या कोई सुपर नेचुरल बीइंग को मानते हैं, तो आप यकीन जानिए या शायद यकीन नहीं करेंगे आप कि उसमें 81% लोग थे जो खुदा को मानते थे और 10% के करीब जो थे वो कोई सुपर नेचुरल बीइंग को मानते थे। यानी एक सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है। तो आप सोचें 90% अमेरिकन आज के ज़माने में जो है अभी भी एक ऐसे सुप्रीम बीइंग को मान रहे हैं। जी, ठीक। और ये इनके पास कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि दुनिया अब बस वो वेस्टर्न यूरोप में कुछ चर्चेस खत्म हो रहे हैं, वहाँ पर अटेंडेंस कम हो गया। मैं कहना चाह रहा था ये कि खुदा है या नहीं, खुदा को मानना, हाँ, इसको वर्सेस रिलीजन, हाँ, ये दो चीज़ है। यानी इनको एंड तक ये समझ में नहीं आया। हाँ, इन्होंने तो डिस्टिंक्शन नहीं किया। अगर करते तो शायद मुफ्ती साहब ने जो एकेडमिक दलीलें रेडी की थी उससे हम लोग फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन वो बात उन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दी। लेकिन देखे, शायद यूरोप में चर्चेस खाली हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चर्चेस में जाना छोड़ दिया है वो लोग ये मानते हैं कि खुदा नहीं है या खुदा है, इस पर से उनका विश्वास उठ गया है। ज़्यादातर लोग हत्ता वेस्टर्न वर्ल्ड में खुदा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, जो टॉपिक था डिबेट का। अब ये कि वो जो राइज रिलीजन है जो उस कंट्री में चल रहा है उसको सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग चीज़ है। उसके लिए अलग डिबेट की ज़रूरत है, उसके लिए डिबेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स है, मज़ाहिब है, अलग अलग क्लेम्स है। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई साइंस और रिलीजन जो है ना, इसके बीच में कंपटीशन है, ठीक है, और जो साइंस को मानता है वो रिलीजन को नहीं मानता, जो रिलीजन को मानता है, इन लोग दोनों के बीच में इस टाइप का लॉजिकल रिलेशन है। जबकि हम देखते हैं साइंटिस्ट जो दुनिया के बड़े बड़े गुजरे, उनकी क्या नज़र है साइंस के बारे में, रिलीजन के बारे में? जी, यानी ये भी एक चीज़ है ना कि अगर जो ये परसेप्शन बनाया गया है या कोशिश की गई है बनाने की, क्योंकि बहरहाल मीडिया वगैरह जो है
उसमें आप प्रोपेगेंडा करते हैं और जहनियतों को बनाते हैं, तो बहरहाल ये परसेप्शन बनाया गया है कि साइंस वर्सेस रिलीजन। ठीक, तो जहन में ये आता है कि अगर कोई साइंटिस्ट होगा कायदे का तो वो तो दीन को तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो जो है ढकियानुसी चीज़ है, बेवकूफ़ लोगों की बात है। ये तो वही है कि बगैर दलील के आप कुछ भी जो है मान लेते हैं, आप जो है कुछ भी अकीदा बना लेते हैं, ब्लाइंड फेथ वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं जैसे न्यूटन है, आइंस्टाइन है जो मारूफ नाम है, या प्लैंक है जिसने क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का जो तस्वुर पेश किया, ये सारे अगर आप जाके देखेंगे तो कहते हैं कि हम जब इस दुनिया को, कायनात को देखते हैं साइंटिफिकली, तो इसमें जो ऑर्डरलीनेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको देख के हम ये कह ही नहीं सकते कि इसके पीछे कोई एक कॉन्शियस बीइंग नहीं हो, या एक कॉन्शियस जिसके पास ये इंटेलेक्ट हो, ये हम कर नहीं सकते। ठीक है, शायद वो जो फेथ के अतराफ उनके फेथ थे, क्रिश्चियनिटी वगैरह, उसकी जो तस्वीर खुदा की जो उन्होंने पेश की, शायद उसको वो कबूल ना करे, लेकिन वो खुद आके कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं मान रहे। डिस्टिंक्शन है रिलीजन में और गॉड में, यानी ये पॉसिबल है कि कोई एक इंसान क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट करता हो, वो कहता हो कि भाई उसको जब सजा दी जा रही हो, एक साइंटिस्ट को वो कह रहा है कि भाई तुम मुझे इसलिए सजा दे रहे हो क्योंकि मैं दुनिया को बोल रहा हूँ गोल है, और लेकिन मुझे सजा दे रहे हो तो मैं कोर्ट में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया फ्लैट है। लेकिन बाहर निकलते निकलते खुद से कह रहा है कि भाई मैं मानता हूँ कि तू गोल है, तू भी जानती है कि तू गोल है, मैं भी जानता हूँ कि तू गोल है, लेकिन इन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, कोर्ट में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो वो रिलीजन के एक कानून को रिजेक्ट करता हो, रिलीजन के कुछ हिस्से को रिजेक्ट करता हो, या हद तक किसी टाइप के रिलीजन को कंप्लीटली रिजेक्ट करता हो, डज नॉट मीन कि उसने गॉड को रिजेक्ट किया है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिजेक्ट किया है। जी बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो खुदा को मानते हैं, प्रैक्टिसिंग जो है वो जो भी फेथ पे है, वो प्रैक्टिसिंग जो है सिटीजन या जो भी इंसान की तरह वो ज़िंदगी करते हैं, और कहते हैं कि नहीं, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो जिसका बहुत बार जिक्र होता है, ये बायस बनाए कि मेरा फेथ और स्ट्रांग हो। जी, ये भी कहते हैं टेम्परामेंट आपको खुदा की तरफ लेके जाता है, ये बहुत ही एक अच्छा वो है। तो कोई और चीज़ ऐड करना है साइंस और रिलीजन? मुफ्ती साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि साइंस जितने सवालों के जवाब दे रही है, उतना मेरे लिए ये ताज्जुब आवर है ये दुनिया, और वही इंटेलिजेंट डिज़ाइनर की आर्ग्यूमेंट, इस तरफ अलग अल्फाज में उन्होंने भी इशारा किया। जी, तो वो कुल्लन एक डिफरेंट सेकेंड टाइप, एक कंटिंजेंट बीइंग का आर्ग्यूमेंट है। एक दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो पेश किया जाता है, वो डिज़ाइनर है, कि जब तक ये पूरी दुनिया को आप देखते हैं जिसके अंदर नज्म और डिसिप्लिन है, जिसमें इतनी एक्यूरेसी है, और उसके कैसे कह सकते हैं कि रैंडमली हो गया। जैसे बोर्ड पे जो लिखा है, आप बोले किसी ने नहीं लिखा, खुद ही लिख गया था ये, तो बोलेंगे नहीं पॉसिबल है, कोई लिखने वाला है। लेकिन पूरी दुनिया को आप देख के कहते हैं ना भाई, बिना किसी ने बनाए पूरी दुनिया बन गई। एथेइस्ट फिलोसोफर्स कुछ है, वो आके कहते हैं हाँ उसमें क्या है, हो तो सकता है, गिव इट लाइक 1000 बिलियन ईयर्स, कुछ एटम्स को फेंक दे, 1000 बिलियन ईयर्स में कैसे आप कह सकते हैं कि वो खुद से जमा होकर यही दुनिया ना बन जाए। तो देखिए, जब हम लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं तो सामने से कहते हैं कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें, ये डेटा ला एविडेंस। जब हम लोग इस तरह से कहते हैं भाई क्या कॉमन सेंस है कि ये बोर्ड पे ये इंक खुद से आके रैंडमली ऐसे बन जाए, या बाइक के पुर्जों को फेंक दो वो बाइक बन जाएंगी रैंडमली, हिल के अर्थक्वेक हो जाएगा मसलन। आप क्या हंसेंगे ना। हम लोग जब आर्ग्यूमेंट देते हैं डिज़ाइनर की, तो कुछ फिलोसोफर्स आगे फिर बाल की खाल निकालना शुरू करते, शायद हो जाए, हमें क्या पता, 1000 बिलियन ईयर्स, यानी इस तरह की बातें ये लोग ने लिखी है किताबों में। इस तरफ से साइंस की बात आती है तो कहते हैं कितनी अच्छी मेथड है, प्रोबेबिलिटी हम लोग 99% हम लोग एहतमाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये ऐसे होगा, इस पर टेक्नोलॉजी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देंगे। खुदा की बात आएगी तो वो प्रोबेबिलिटी वगैरह सब हट जाएगी, कहेंगे हमें क्या पता, शायद हो जाए, शायद हो जाए। भाई कितनी प्रोबेबिलिटी, थ्योरी के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि अगर इंसान इस प्रोबेबिलिटी को जहन में रखने की कोशिश करेगा तो बेहोश हो जाएगा।
लेकिन आप इसको नहीं मानेंगे, खुदा की बात आएगी तो इसको नहीं मानेंगे, साइंस इसी पे चलता है। देखिए एक और बात उन्होंने की थी कि सब कुछ रैंडम है। हाँ, हम भी मैं कोई पैदा हो गया बेहुदा और रीजन की वजह से, बेहुदा, यानी ये खुद जो है अजीब इंसान। अब आप देखें ये रैंडमनेस, ये अगर रैंडम है सब कुछ, तो मुझे आप एक बात बताइए कि जो ये इतने हजारों साइंटिस्ट आज लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लेबोरेटरी में? एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जाता है ताकि ये जो नेचर के अंदर लॉज है उसको डिस्कवर करे ना, यानी वो कोई फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहा है ना। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? एक डिसिप्लिन है ना। तो जब डिसिप्लिन है तो वहाँ रैंडमनेस कैसे आया? ठीक है, दोनों चीज ऑपोजिट। हाँ, आपने ऑब्जर्व किया और आपका क्योंकि डेटा कामिल नहीं है तो आपको लग रहा है कि रैंडम है। अगर वाकई हर चीज रैंडम होती तो आप मुझे बताया साइंस खुद मर जाता। साइंस बनता ही नहीं, साइंस यानी ये जो रिलीजियस और जो खुदा को मानने वाले उनकी नैया डुबाने चले, ये खुद की नैया डुबा रहे। देखें, हाँ, इलॉजिकल बातें हैं, एक खुद अपनी बातों को दूसरी बातों से कॉन्ट्रडिक्शन है। वही वंस अगेन क्योंकि एकेडमिक स्टडीज़ नहीं है और पढ़ के नहीं आए हैं, उन्होंने बस ऐसी सोचा है कि चार चीज़ें जो हैं, क्योंकि माहौल होगा, मैं शेर पढ़ दूंगा और लोग तालियां बजा देंगे। इन्हें नॉर्मली यही होता है, ज़िंदगी में यही हुआ था, क्योंकि एकेडमिक डिस्कशन कभी नहीं हुआ था। तो वो बेचारे और वो जो बिग बैंग के बारे में भी एक जवानों के जहन में अगर उसको भी एक्सप्लेन कर दें कि भाई ये लॉजिकल है कि बिग बैंग हो जाएगा। हाँ, देखिए फिर वही क्वेश्चन क्या है और जवाब क्या आ रहा है, इसमें वही डिस्टिंक्शन की बात है। क्वेश्चन ये था कि ये चीज़ें बनी कैसे, किसने बनाई। डिपेंडेंस है तो डिपेंडेड किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेड है, ये क्वेश्चन ये था। आपने आगे कहा रुकिए मैं आपको बताता हूँ ये यूनिवर्स कहाँ किस तरीके से एक्सपांड हो रहा है, कहाँ से शुरू हुई बात। ठीक है, बिग बैंग हुआ होगा, आपकी दलीलों के हिसाब से हुआ होगा, वैसे अच्छी दलील है, मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह, साइंस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी उसकी एक्सेप्टेबल है। लेकिन है क्या ये कि एक कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मास था, वहाँ एक बिग बैंग हुआ। बैंग का मतलब है कि फिर सब वो उसके टुकड़े, फॉर एग्जांपल, यानी अगर कॉमन टंग में बात करना है, विस्फोट के बाद टुकड़े एक्सपांड होना शुरू हुए, वो अभी भी एक्सपांड हो रहे हैं विद दिस रेट दैट रेट, देयर आर मैथमेटिकल फार्मूलाज फॉर दैट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट मसलन। तो ठीक है, ये हुआ होगा। सवाल ये थोड़ी ना था, यानी आपने एक सवाल का जवाब दे दिया कि ये कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ रहा है ये एक्सपांशन वगैरह, और उसके फ़ायदे भी है, उससे टेक्नोलॉजी भी बन सकती है, फ़ायदे भी है, और अच्छी बात है, करो। लेकिन सवाल ये थोड़ी ना था। आप आके ये करते, देखे इतना अच्छा रिसर्च तो देखो, यहाँ पे बयान हो गया कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, अब तुम क्यों सवाल पूछ रहे हो कि कहाँ से आया। ये तो वही होगा अक्ल पे ताला लगाने वाली बात, क्यों रोकते हो। साइंस ठीक है, करो टेक्नोलॉजी, लेकिन जब सवाल है, असासी सवाल है, फिलोसॉफिकल उसका बेस है और उसका अभी तक फिलोसॉफिकल आंसर नहीं मिला है। हाँ, यानी उसकी मेथड है खुद की जी उसकी। लेकिन आप कह रहे हो कि ये हो गया ना, ये तो जवाब दे दिया, बस है। अब बस क्या बाबा, ये इसका जवाब नहीं था, वो सवाल बाकी है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये जो मास भी जो था वो कंटिंजेंट है या नहीं है। अगर वो खुद मटेरियल है, मास है, तो वो कंटिंजेंट है, तो वो डिपेंडेंट है, तो मोहताज है। तो फिर से यही चेन आएगी, आपको एक जगह जाके रुकना पड़ेगा। अक्ल ये कहती है जरूरी है, वही क्रिएटर या शायद और वास्ते, यानी वही लॉजिकल नेसेसिटी है कि भाई अगर बिग बैंग हुआ है तो डेफिनेटली नेसेसरी बीइंग होना चाहिए। यानी आप आके हमारी चीज को साबित कर रहे, सिर्फ आप जवानों से कह रहे कि सोचना बंद कर दो प्लीज, ना जाओ, ये सवाल को हटाओ जहन से, खूब क्यों ताले लगा रहे हो जी। आओ दीन की तरह लोगों के जहनों को खोलो। सही बात है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि भाई बिग बैंग को अगर आप मानते हैं या दूसरी थियरीज को भी मानते हैं तो वो रिलीजन से क्लैश नहीं करता है, बल्कि रिलीजन के जो कोर फंडामेंटल फिलोसॉफिकल जो फंडामेंटल्स हैं आर्गुमेंट से उसको हेल्प कर रहा है। एक्चुअली साइंस हमेशा रिलीजन को कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कंपटीशन नहीं होता है। ये आपने जहनों में
वो ईजाद किया है क्योंकि आपको अपने आप को बताना है कि हम थोड़े पैसे वाले हैं या पढ़े लिखे हैं, तो हम थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़ा सा एक वो इंटेलेक्चुअलिज्म की बीमारी, प्रोग्रेस को लेके आपको बर्तरी आपकी बतानी है दुनिया में, तो आप आके जो डॉगमेटिक है उसको नॉन डॉगमेटिक बता रहे और जो एविडेंस वाले हैं उनको डॉगमेटिक बता रहे। अलबत्ता ये मानना पड़ेगा कि तारीख में कुछ ऐसे फ़िरके, ऐसे मजहब, शायद तादाद उनकी देखना पड़ेगा किस हद तक उन्होंने ये काम किया है बहरहाल, लेकिन आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। एक फेथ ने, एक फ़िरके ने आके अगर लोगों को साइंटिफिक रिसर्च से रोका है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मजहब और हर रिलीजन ये काम करेगा। और हम कंडेम करते हैं अगर हर किसी ने भी, अगर रिलीजन ने साइंस को, टेक्नोलॉजी को, प्रोग्रेस को रोका है तो गलत वो है, कंडेमनेबल है। हम लोग जो है उसको कंडेम करते हैं, ना कि सिर्फ बोलते हैं अच्छा ठीक है किसी ने, नहीं, हमारे नजदीक वो गलत है, उसने गलत काम किया, रुकना चाहिए था।